सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग जैसे कि पिछला क्लास में परिवहन बायोलॉजी चैप्टर 3 का अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल किए थे, जिसमें आप लोग काफ़ी अच्छा प्यार दिए हैं और वो वीडियो काफ़ी अच्छा व्यू भी गया है। अगर वो वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है जीवों में पदार्थों की परिवहन को परिभाषा को लिखना है। यानी परिवहन के परिभाषा को लिखना है, किसमें? जीवों में। तो इसका फटाफट जानते हैं हम लोग आंसर। तो देखिए, यहाँ पे जीवों के शरीर में पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाने की क्रिया परिवहन कहलाता है। अब समझिए कि ये हमारा क्या हो गया? जीव हो गया। तो एक भाग से दूसरे भाग तक पहुँचाने की क्रिया को हम लोग परिवहन कहते हैं। परिवहन यानी बहना, बहन मतलब बहना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को क्या कहेंगे? परिवहन कहेंगे। तो बहुत सिंपल है कि जीवों के शरीर में पदार्थों के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहलाता है। अब देखिए, हम लोग सेकंड नंबर है, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। आपको बताना है कि पौधों में जो जाइलम वाहिनियों हैं उसमें जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो सब सर्वप्रथम आपको स्थानांतरण के पता होगा कि स्थानांतरण किसे कहते हैं। तो जीवों में पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में आने जाने की क्रिया क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसका। देखिए आंसर सेकंड का, जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण, जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण जाइलम में पाए जाने वाली, जाइलम में पाए जाने वाली अनसहयोगी अंग जैसे में वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं के द्वारा संपादित होता है एवं जल और खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। कौन? ये जो हुए हैं हमारा वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं जल और खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होते हैं। वाहिकाएं लंबी नालिका की तरह बेलनाकार होती है। ऑब्जेक्टिव आपको से आएगा कि वाहिकाएं के आकार कैसा होती है, तो नलिका की तरह बेलनाकार होती है। जल एवं खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाती है। यानी ये जो वाहिकाएं हैं वो जल एवं खनिज पदार्थों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने के कार्य करती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल, आप जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। थर्ड नंबर देखेंगे हम लोग कि मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। तो इसका देखिए बुके में दिया हुआ है, यहाँ से आप नोट कीजिएगा। कहाँ से आपको? कि जलीय पौधे में मृदा से जल का अवशोषण मुक्त अपने मूल रोमों के द्वारा करते हैं। ठीक है, जलीय पौधों में मृदा से जल का अवशोषण मुक्त अपने मूल रोमों के द्वारा करते हैं। कोशिका में कोशिका रस का प्रासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर भूमि जल के दाब से अधिक होने से जल विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिकाएं में प्रवेश कर जाता है, उसे मूल रोम कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। तो हमारा थर्ड तक हो चुका है। फोर्थ नंबर देखेंगे, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्व है। तो सबसे पहले आपको बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा जानना चाहिए कि बाष्पोत्सर्जन कहते किसको है। तो देखिए, जिस क्रिया द्वारा पेड़ पौधे के बाह्य रंध्रों से जल का बाष्पन होता है बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जिस क्रिया द्वारा पेड़ पौधों के बाह्य रंध्रों से जल का बाष्पन होना क्या कहलाएगा? हमारा बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। 4 नंबर का ही है, बाष्पोत्सर्जन के लिखने के बाद लिख लीजिएगा। इसके अलावा यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। तापक्रम मतलब समझते हैं, जो तापमान होता है कम बेसी होते रहता है, उसका संतुलन बनाए रखता है। बाष्पोत्सर्जन के कारण ये होता है। ठीक है, इसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो काफ़ी वीवीआई है। अब 5 नंबर देखिए क्वेश्चन, एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में से क्या अंतर है। ठीक है, आपको बताना है। तो स्थानांतरण मतलब बताया है कि जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानांतरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिशीय एवं द्विदिशीय, यानी एक दिशा के की ओर होगा, एक द्विदिशीय की होगा। तो सर्वप्रथम जब भी ऐसे अगर आपको दिया रहे एग्जाम में, तो आप सबसे पहले जो नंबर रहेगा उसका आंसर लिख लीजिएगा। एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में निम्नलिखित अंतर है। अंतर बोला है तो डिवाइड कीजिएगा, एक साइड एक दिशीय स्थानांतरण, एक साइड द्विदिशीय स्थानांतरण। तो फर्स्ट में देखेंगे, इसमें जल तथा खनिज लवण का संचालन ऊपर की ओर होता है।
और इसमें खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण यानी संचालन ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। सेकंड नंबर देखिए, ये नीचे से ऊपर की ओर होता है, यानी ये एक दिशा में होता है, सिर्फ ऊपर की ओर। ये दोनों दिशा में होता है, ये ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। ठीक है, सिंपल, क्योंकि इसका नाम ही है द्विदिशीय और इसका नाम है एक दिशीय। फिर देखिए थर्ड में लिखेंगे हम लोग अंतर में, यह जाइलम द्वारा होता है और यह फ्लोएम द्वारा होता है। नोट कर लीजिए फटाफट आप। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर करें। अब 6 नंबर देखेंगे हम लोग, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक है कैसे। ठीक है, तो इसका बुक में देखिए आपको दिखा देते हैं। यहाँ से आपको लिखना है कि लाल रक्त कोशिकाएं में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं, रक्त यानी खून, तो खून में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग कैसा दिखता है, लाल दिखता है। मेरे प्यारे बच्चों, रक्त में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के ही कारण रक्त कैसा दिखता है, लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। इसी विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप यहाँ तक उतार लीजिएगा। 7 नंबर देखेंगे, श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं से किस प्रकार भिन्न है, यानी आपको अंतर बताना है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं में अंतर होता है। तो आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो आप इस प्रकार लिख लीजिएगा। फर्स्ट में देखिए, इसमें हीमोग्लोबिन तत्व पाया जाता है, किस में, आरबीसी में, और इसमें हीमोग्लोबिन तत्व नहीं पाया जाता है। रक्त में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, जो हमारा ब्लड होता है यानी खून जो होता है उसमें आरबीसी की संख्या अधिक होती है और रक्त में डब्ल्यूबीसी की संख्या कम होती है। थर्ड नंबर देखेंगे, आरबीसी एक ऑक्सीजनक वाहक का कार्य करती है, यानी आरबीसी ऑक्सीजन को हमारे शरीर से क्या करती है, यहाँ से इधर इधर भेजा करती है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू से ये ऑक्सीजनिक वाहक का कार्य नहीं करती है। इस प्रकार अंतर हो गया हमारा। 8 नंबर देखेंगे, रक्त पटिकाणु का क्या महत्व है। तो देखिए ये सिंपल है, ये विवाणु भी कहलाते हैं। रक्त पटिकाणु ये क्या कहलाते हैं, ये विवाणु भी कहलाते हैं। ये रक्त को थक्का बनने में सहायक होते हैं, यानी रक्त पटिकाणु क्या करता है, रक्त को थक्का बनने में सहायक करता है। 9 नंबर देखिए, धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करिए। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन हो सकता है, तो इस बार बिहार बोर्ड पक्का देगा, क्योंकि ये आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा तो 2 से 3 बार पूछा गया है। तो हम लोग लिख लेंगे, धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है, एक साइड धमनी एक साइड शिरा। तो देखिए, इसके द्वारा हृदय से शुद्ध रक्त का प्रवाह विभिन्न अंगों में होता है, यानी हमारे शरीर में जो हृदय होता है उससे शुद्ध रक्त का प्रवाह विभिन्न अंगों में होता है, जबकि इसके द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को जमा कर हृदय में पहुंचाया जाता है। इसकी दीवार मोटी और लचीली होती है और इसकी दीवार पतली होती है। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, इससे रक्त का प्रवाह उच्च दाब पर तीव्र गति में होता है और इससे रक्त का प्रवाह धीरे धीरे होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के नज़रिया से, तो आप लोग इसे ज़रूर याद कीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन, रक्त की द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है। आप अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। देखिए लास्ट का आंसर हम लोग जानेंगे, परिवहन के चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, यानी एक बार परिवहन करने में रक्त जो होता है हृदय से 2 बार गुजरता है। इस प्रकार की रक्त परिवहन द्विगुण यानी 2 गुण परिवहन कहलाता है। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।